Hello students, I am Dr. Kavita Gautam, Associate Professor in Home Science, चौमू राजकीय कन्या महाविद्यालय में मैं कार्यरत हूँ। गृह विज्ञान बीए प्रथम वर्ष गृह विज्ञान की छात्राओं का फूड एंड न्यूट्रिशन वाले विषय में हम लोग विटामिन्स वाला चैप्टर कर रहे थे। पिछली कुछ कक्षाओं में हमने वसा में घुलनशील विटामिन के बारे में अध्ययन किया था। आज हम जल में घुलनशील विटामिन की श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। बच्चों, जल में घुलनशील विटामिन जो हैं वो विटामिन बी की भी बहुत सारी कैटेगरीज है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हम इसे कहते हैं। तो विटामिन बी की जितने भी कैटेगरीज हैं वो सब इसमें सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त विटामिन सी भी जल में घुलनशील होता है। तो आज हम सबसे पहले विटामिन B1 के बारे में अध्ययन करेंगे। विटामिन B1 का रासायनिक नाम जो है इसको थायमिन बी कहते हैं। ये जल में पूरी तरह से घुलनशील होता है और अल्कोहल में ये आंशिक रूप से घुल जाता है। इसकी कमी से, क्योंकि ये बेरी रोग हो जाता है, बेरी नामक रोग हो जाता है, इसलिए इसको कई बार बेरी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। इसकी विशेषता है कि 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर 30 मिनट तक इसको पकाया जाए, इसको ताप मिलता रहे, तो ये नष्ट हो जाता है। और क्षारीय माध्यम हो तो उसके अंदर, मतलब क्षार के अंदर, ये कमरे के तापमान पर भी नष्ट हो जाता है। इसलिए ये बात आपको मैं क्यों बता रही हूँ, गृह विज्ञान की छात्राओं को पता होना चाहिए कि बहुत से विटामिन हैं जो कि पकाने की प्रक्रिया के दौरान, भोजन पकाने की प्रक्रिया में नष्ट हो जाते हैं। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि ये 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट तक पकाया जाए तो विटामिन B1 नष्ट हो जाएगा। ये विटामिन निशास्ता युक्त, स्टार्च युक्त जो भोजन होता है, मतलब जो कार्बोज होती हैं, कार्बोज का सरल रूप होता है स्टार्च या निशास्ता, तो उस वाले भोजन को पचाने के लिए ये महत्वपूर्ण कार्य करता है। कुछ बातें जो महत्वपूर्ण है वो मैं आपको ये बिंदुवार बता रही हूं कि जो लोग कठोर परिश्रम करते हैं उन्हें सामान्य लोगों की तुलना में अधिक विटामिन B1 की आवश्यकता होती है। जिस व्यक्ति में विटामिन बी की कमी होती है वो बहुत जल्दी थक जाता है, बार बार उसको थकान महसूस होती है, और ऐसे व्यक्तियों का डाइजेशन भी अच्छा नहीं होता, पाचन अच्छा नहीं होता। मतलब पाचन अच्छा नहीं होना मतलब अजीर्ण की समस्या उनके साथ हमेशा बनी रहती है, उनके पाचन तंत्र सही ढंग से कार्य नहीं करता है। और बेरी रोग जो है, हमेशा ध्यान रखिएगा बेटा, जो पॉलिश्ड चावल खाते हैं, जो कहते हैं ना अपने यहाँ बहुत रिफाइंड वाला, जो अगर हम अनाज का प्रयोग करेंगे नियमित रूप से तो उस व्यक्ति को बेरी रोग हो सकता है। अब इसके कार्य अगर हम देखें तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि ये वृद्धि में सहायक होता है। हमारे शरीर की वृद्धि जो है इसमें कैसे वो करता है, क्योंकि ये विटामिन जो होता है ये हमारी भूख को बढ़ाता है, और जब भूख को बढ़ाएगा तो हम निश्चित रूप से आहार लेंगे तो ये हमारा वृद्धि और विकास करेगा। अगर ये विटामिन B1 की कमी होती है तो व्यक्ति को भूख ही नहीं लगती, भोजन नहीं करेगा तो उसकी वृद्धि अवरुद्ध होती है। तो इस तरह से ये भूख को बढ़ाकर और पाचन को सही रख के ये हमारी वृद्धि में सहायता करता है। दूसरा इसका महत्वपूर्ण कार्य है कार्बोहाइड्रेट्स और फास्फोरस के चय अपचय में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये कार्बोज के चय अपचय के लिए आवश्यक है, इसके मेटाबॉलिज्म के लिए आवश्यक है, क्योंकि ये लाइपोइक अम्ल और पायरुविक अम्ल को एसिटाइल को एंजाइम में परिवर्तित कर देता है, और इसी की वजह से कार्बोज का पाचन हो पाता है। इसी तरह से ये फास्फोरस को भी पचाने में मदद करता है। हमारे फास्फोरस का शरीर उपयोग कर पाता है इस
विटामिन की उपस्थिति में। अगर विटामिन बी की कमी होती है तो व्यक्ति ना तो उसका कार्बोहाइड्रेट पचता है, ना वो फास्फोरस का उपयोग कर पाता है। और क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट की पाचन क्रिया के दौरान एक विषैला पदार्थ पायरुविक अम्ल जो होता है वो रक्त में फिर बढ़ता जाता है और ये हमारे मस्तिष्क को और हमारे तंत्रिका तंत्र को भी नुकसान पहुंचाने लगता है। तो कार्बोहाइड्रेट अगर नहीं पचेंगे, विटामिन बी1 अगर कम होगा, कार्बोहाइड्रेट नहीं पचेंगे, तो कार्बोहाइड्रेट की जो पाचन क्रिया होती है उसके दौरान पायरुविक अम्ल की मात्रा बढ़ती जाएगी रक्त के अंदर और ये हमारे स्नायु तंत्र को नुकसान पहुंचाता है। इसका अगला महत्वपूर्ण कार्य है, ये हमारे डीएनए और आरएनए के निर्माण के लिए भी आवश्यक होता है। डीएनए और आरएनए जो कि हमारी कोशिका में केंद्रक का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं, इसके निर्माण के लिए राइबोज शर्करा की आवश्यकता होती है और इस राइबोज शर्करा के निर्माण में थायमीन की उपस्थिति होना आवश्यक है। फिर देखा गया है कि ये मस्तिष्क और तंत्रिका संस्थान के सूत्रों को भी स्वस्थ रखता है। अभी जैसे मैंने आपको बताया था, अगर नाड़ियों के अंदर अगर हमारे रक्त के अंदर पायरुविक अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है तो ये हमारे स्नायु तंत्र को, हमारी तंत्रिकाओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं। नाड़ियों के अंदर जो हमारी तंत्रिकाएं होती हैं उसमें थायमीन ट्राइफॉस्फेट के रूप में पाया जाता है और ये हमारे तंत्रिकाओं के आवरण माइलिन, जो मैंने आपको पहले भी कई विटामिन के वाले चैप्टर में बताया था, माइलिन शीथ को स्वस्थ और चुस्त बनाए रखता है और इसकी वजह से ही थायमीन जब होता है तभी हमारा मस्तिष्क सही ढंग से आवेग प्रवाहित कर पाता है। अगर इस विटामिन की कमी होती है तो माइलिन शीथ कमजोर पड़ जाती है और मस्तिष्क और हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है, सुषुम्ना जो होती है, स्पाइनल कॉर्ड, मेरुदंड भी कहते हैं इसे, और गैंग्लिया आदि की कोशिकाएं नष्ट होने लगती है और इसकी वजह से हमारी नाड़ी संस्थान में कई विकृति हो सकती है। तो ये नाड़ी संस्थान को, नर्वस सिस्टम को हेल्दी बनाए रखने में बहुत मदद करता है। दूसरा इसका जो कार्य है वो है कि रक्त के अंदर पायरुविक अम्ल की मात्रा को नियंत्रित करता है। पायरुविक, अगर थायमीन की कमी होगी, कार्बोहाइड्रेट का ढंग से पाचन नहीं हो पाएगा, हमारे रक्त के अंदर पायरुविक अम्ल की जो एक निश्चित मात्रा है उससे अधिक जब पायरुविक अम्ल जमा होने लगता है तो ये हमारे शरीर के लिए विषाक्त हो जाता है। तो ये पायरुविक अम्ल को नियंत्रित करने में, उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। सामान्यतः रक्त के अंदर इस पायरुविक अम्ल 0.4 से लेकर 0.6 मिलीग्राम प्रति 100 ml में होना चाहिए और अगर इसकी कमी हो जाती है तो इसकी मात्रा पायरुविक अम्ल की जब बढ़ जाती है और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है। अगला इसका कार्य है, ये श्वेत रक्त कणिकाओं की रोगाणु भक्षण क्षमता में भी वृद्धि करता है। श्वेत रक्त कणिकाएं बेटा हमारे शरीर की रक्षा प्रणाली है, ये हमारे शरीर के सजग प्रहरी से होते हैं और श्वेत रक्त कणिकाएं आपने पहले की कक्षाओं में पढ़ा होगा सामान्य विज्ञान में कि श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती हैं ये विभिन्न तरीके से हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधन का कार्य करती हैं। जैसे कुछ तो जो भी विषैला पदार्थ होता है उसको निष्क्रिय करने का कार्य करती हैं, कुछ ये प्रतिपिंड बनाती हैं, कुछ बाहरी मतलब कोई जीवाणु आया तो उससे रक्षा करने के लिए प्रतिपिंड बनाती हैं, प्रतिरक्षक बॉडी बनाती हैं, और कुछ फैगोसाइटोसिस या रोगाणु भक्षण करती हैं, मतलब जो भी कोई रोगाणु जीवाणु घुसते हैं उनका भक्षण कर लेती है। तो ये श्वेत रक्त कणिकाओं की रोगाणु भक्षण क्षमता जो होती है उसकी वृद्धि करता है और इस तरह से हमारे इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। फिर इसके अलावा ये भी देखा गया है कि ये हमारे पाचन तंत्र के लिए भी आवश्यक देखा गया है कि हमारे पाचन तंत्र के अंदर सुचारू रूप से कार्य कर सके, फैट और प्रोटीन को प्रॉपर मेटाबॉलिज्म हो सके, इसके लिए जरूरी है कि हमारे बॉडी के अंदर थायमीन पर्याप्त मात्रा में हो।
क्या होता है जब ये विटामिन कम होता है, भूख में कमी हो जाती है, आंतों में विकार हो जाता है, इसकी श्लेष्मिक कला की कोशिकाएं नष्ट हो जाती है और उसकी आंतों की अवशोषण क्षमता इससे प्रभावित होती है। ठीक है ना। और इसमें विभिन्न प्रकार के आंतों के अंदर रोग भी हो सकते हैं। ये देखा गया है कि जब विटामिन B1 हमारा पर्याप्त मात्रा में होता है तो हमारे शरीर की मांसपेशियां भी सुदृढ़ रहती हैं। इसके अभाव में अध्ययन में देखा गया है कि व्यक्ति की मांसपेशी भी क्षीण होने लगती है। ये आंतों के अंदर संक्रमण से भी सुरक्षा करता है। विटामिन B1 थायमीन जो है, इससे आंतों की झिल्ली को मजबूत बनाता है। अगर आंत की झिल्ली क्या होती है बेटा? आवरण होता है, आंतरिक आवरण है। आंतरिक आवरण जब नष्ट होगा तो कोई भी जीवाणु उसके अंदर प्रवेश कर सकता है, आंतों को बीमार बना सकता है। आंतें फिर ना तो भोजन पचाएंगी ना अवशोषण करेंगी। इसके अलावा ये हमारी यकृत, लिवर जो है, लिवर में ये बहुत थोड़ी सी मात्रा में संग्रहित भी रहता है और ये यकृत को हेल्दी बनाए रखने में, यकृत की कोशिकाओं को स्वस्थ बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा थायमीन जो होता है ये एंटीऑक्सीडेंट क्वालिटी होती है इसके अंदर। इसके प्रयोग से जो हमारे शरीर के अंदर फ्री रेडिकल्स वो होती है, वो जीवाणु होते हैं जो हमारे शरीर को बीमार बनाते हैं, तो उनसे मुक्त करने का कार्य करता है। और कहते हैं कि अगर इसका हम नियमित प्रयोग करेंगे तो ये हमें फ्री रेडिकल्स की वजह से होने वाले जो रोग हैं, जैसे हृदय रोग, कैंसर रोग, इन सब से भी हमें बचाता है। तो ये एंटीऑक्सीडेंट का कार्य करता है। अब हम देखेंगे कि विटामिन B1 की कमी से क्या होता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी नामक रोग होता है। ये मैंने आपको बिल्कुल चैप्टर के शुरू में ही बता दिया था, याद रख लीजिए। विटामिन B1 बेरी से रिलेटेड है। बेरी के जो लक्षण होते हैं वो होते हैं भूख नहीं लगना, पाचन प्रणाली गड़बड़ हो जाना, चक्कर आना, जल्दी थकान होना, सांस फूलना, कार्य करने में अरुचि होना, पेट दर्द, सिर दर्द, व्यक्ति भ्रमित सा रहता है मानसिक रूप से, पैरों में कमजोरी होती है, चिड़चिड़ापन होता है, क्रोध आता रहता है, वजन में कमी हो जाती है, अपच हो जाता है, कभी उल्टी होने लगती है, कभी कब्ज होने लगती है, नींद में कमी आ जाती है, गहरी नींद नहीं आती है, हाथ पैरों की मांसपेशियों में तनाव रहता है, पिंडलियों में ऐंठन होती है, एड़ियों में दर्द होता है, स्मरण शक्ति क्षीण हो जाती है और कुछ अंगों में पानी भी भर जाता है, जिसकी वजह से हाथ, चेहरे, गर्दन आदि पर सूजन आ जाती है और हाथ पैर की मांसपेशियां क्षीण हो जाती है। मतलब अभी तक मैंने आपको जितने भी कार्य बताए हैं इसके, वो सब कार्य नहीं होते और ये सब बेरी के लक्षण हो जाते हैं। और बेरी भी 2-3 प्रकार के होते हैं। उसके विषय में, उसकी इतनी डिटेल में आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, नाम केवल बता रही है। शुष्क बेरी और आर्द्र बेरी होती है, उसमें थोड़े बहुत लक्षण फर्क होते हैं, पर दोनों विटामिन B1 की कमी से ही होते हैं। इसके अलावा रोगी की भूख मर जाती है, वजन तेजी से कम होता है, हृदय और मस्तिष्क में कमजोरी आ जाती है, पाचन तंत्र को भारी हानि होती है, उसकी कोशिकाएं नष्ट होने लगती हैं, हमारे फुफ्फुस की झिल्ली के अंदर तरल पदार्थ जमा होने लगता है, उसको कहते हैं प्लूरा जो हमारे फुफ्फुस का जो आवरण होता है उसे प्लूरा कहते हैं। और वो आवरण दोहरी झिल्ली से बना हुआ होता है, उन दोनों झिल्लियों के बीच में तरल भरने लग जाता है। वो बहुत सामान्य अवस्था में बहुत थोड़ी सी मात्रा में स्रावित होता है, जिससे वो झिल्लियां आपस में टकराए नहीं, एक दूसरे के ऊपर फिसल जाए, स्नेहन हो जाए उनका। लेकिन विटामिन B1 की कमी से उसमें वो तरल पदार्थ इकट्ठा होने लगता है। जब वो इकट्ठा होगा तो वो क्या करेगा, वो फुफ्फुस पे दबाव डालेगा, व्यक्ति पूरी तरह से फुफ्फुस को खोल के सांस नहीं ले पाएगा, तो उसका सांस फूलने लगेगा और फिर मल्टीपल प्रॉब्लम्स होने लगती है। इसके अलावा अंडकोश में भी तरल पदार्थ बढ़ जाता है। अंडकोश मतलब जो शुक्राशय होता है और डिंबाशय होता है, तो उनके अंदर भी तरल पदार्थ बढ़ जाता है। इसके अलावा आंत की मांसपेशी कमजोर हो जाती है। बेटा कहीं का भी आवरण नष्ट होगा या कोशिकाएं नष्ट होगी तो निश्चित रूप से वो तक भी कमजोर हो जाएगा, तो आंत की मांसपेशी भी कमजोर हो जाती है। और गर्भवती स्त्रियों के अंदर उल्टी आने की जो समस्या होती है वो बहुत ज्यादा होती है। जब भी गर्भवती महिला को बहुत ज्यादा उल्टी हो रही होती है तो उसे विटामिन B1 की मात्रा देने से उस पर नियंत्रण होता है। तो देखा गया है कि इसकी कमी से गर्भवती स्त्री को बार बार उल्टी होने की समस्या भी हो सकती है।
अब इसके स्रोत कौन कौन से हैं? इसके स्रोत जो हैं, सेम और फली वाली जितनी भी सब्जियां होती हैं। अंकुरित, बेटा ध्यान रख लो, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं अंकुरित अनाज, अंकुरित दालें। अंकुरण जो होता है जिस भी चीज में, उसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होगा। तो अंकुरित बीज, मांस, मछली, साबुत अनाज, सूखे मेवे, डेयरी के जितने भी उत्पाद होते हैं, दूध दही वगैरह, अनाज में भी ये थोड़ी थोड़ी मात्रा में सब में होता है। अंकुरण से उसकी क्वालिटी बढ़ जाती है। और जमीन के अंदर जो सब्जियां उगती हैं, आलू, गाजर, मूली, शलजम वगैरह, इसमें भी ये आंशिक रूप से पाया जाता है। इसकी दैनिक आवश्यकता देखें तो बेटा यहाँ पर फिर वीडियो को पॉज कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए कि किस पुरुष को कितनी उसकी आवश्यकता होती है। मैंने आपको बताया था जो अधिक क्रियाशील होते हैं उनकी इसको अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। तो ये पूरा आपको दे रखा है, पुरुष, महिला, सामान्य कार्य करने वाले, मध्यम कार्य करने वाले और भारी कार्य करने वाले। देखिए उसमें अंतर आ जाता है इसकी। और ये मिलीग्राम में दे रखी है, मिलीग्राम के अंदर मात्रा दे रखी है। इसको आप लोग जूम कर लीजिए और अपने कॉपी के अंदर नोट कर लीजिए। वैसे जो मैंने आपको विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन का जो फर्स्ट चैप्टर करवाया था, जिसमें मैंने विटामिन ए भी पढ़ाया था, उसके अंदर मैंने आपको आईसीएमआर की 2010 की पूरी सारणी दी है, कौन सा विटामिन कितनी मात्रा में चाहिए। तो आप वहां से भी नोट कर ली सकते हैं और यहां से भी कर सकते हैं। मैंने आपको वो पीडीएफ नोट्स में भी शेयर किया था। तो ये हमारी दैनिक आवश्यकता है, इसको आपको याद करना होगा। और यहीं पर हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। विटामिन B1 के स्रोत मैंने प्रथम पृष्ठ के ऊपर भी आपको दिखा रखे हैं कुछ चित्र, और यहाँ पर भी मैंने दिखा रखा है कि कहाँ कहाँ किस किस में मिल सकता है ये। तो इनको ध्यान रखिएगा और आप लोग ये वीडियो देखिए, वीडियो के देखकर समझिए। इसके साथ जो मैं पीडीएफ नोट्स भेज रही हूँ उनको पढ़िए। कुछ समझ ना आए तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, कोई भी आपकी जो भ्रांति हो वो पूछ सकते हैं मुझसे। इसके अलावा जो मैं आपको प्रश्न उत्तर भेजूंगी उन्हें आप एक रजिस्टर के अंदर लिखिए, उसकी फोटो खींचिए और मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, जिससे मुझे पता चल जाए कि आपको ये चैप्टर समझ में आया है अथवा नहीं। और इसके अलावा आप वीडियो देखने के बाद में नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखिए, अपना कक्षा लिखिए, अपना सेक्शन लिखिए, जिससे मैं आपके अटेंडेंस रजिस्टर में मार्क कर लूंगी। और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब वाले बटन पे क्लिक कीजिए। इसको सब्सक्राइब करने से आपको जब भी कोई नया वीडियो डाला जाएगा आपके सब्जेक्ट का, वो आपको तुरंत प्राप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब अगली क्लास में हम विटामिन B2 के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।